हमारे YouTube चैनल कैरियर कोचिंग पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम हिंदी पाठ एक श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस पाठ के कुछ सारांश एक सरल ढंग से सरल भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये मेरा दावा है कि इस सारांश के सुनने के बाद, इस पाठ को पढ़ने के बाद शायद आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाए, ये संभव नहीं है। चाहे क्वेश्चन कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, बड़े आसानी से आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। आइए अब पाठ पर आते हैं। प्रथम पाठ है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इस पाठ में उन्होंने श्रम अर्थात कार्य को जाति के आधार पर बांटने वालों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मनुष्य को कार्य उसके रुचि पर आधारित होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से तात्पर्य है मनुष्य को उसके जाति के आधार पर कार्य को बांटना। और अंबेडकर जी का कहना है कि सबसे विडंबना की बात यह है कि आज के ज़माने में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक का अर्थ है जात पात को मानने वाले लोग। इन लोगों के अनुसार जो व्यक्ति जिस जाति का है उसी से संबंधित कार्य करना उचित होगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति यादव है तो पशुपालन का कर दूध दही बेचना, बनिया है तो बिजनेस व्यापार करना, कोयरी है साग सब्जी बेचना, अपने खेतों में उपजाना, यदि कोई लोहार है तो लोहे का कार्य करना, बढ़ई है तो लकड़ी का कार्य करना, भूमिहार है तो भूमि का अधिकार रखना, ब्राह्मण है पूजा पाठ करना। ऐसे ही सारी जातियों का कार्य निर्धारित कर दिया गया। किंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस जातिगत श्रम विभाजन के पक्षधर नहीं हैं। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति के लिए कार्य उसके रुचि के अनुसार होना चाहिए, न कि जाति के अनुसार। रुचि के अनुसार कार्य करने से किसी भी काम में उस व्यक्ति का ज़्यादा मन लगेगा और वह कार्य बेहतर ढंग से और जल्दी संपन्न होगा। किंतु जातिगत कार्य एक टालू मात्र हो जाता है, बस समय जैसे जैसे कट जाए, कार्य अंततः सुचारू रूप से संपन्न तो शायद होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मजबूरी से वो व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है। अतः व्यक्ति किसी भी जाति का क्यों न हो, जिस काम में उसकी रुचि होगी वही कार्य करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति के अंदर हीन भावना का विकास भी नहीं होगा और कार्य भी कुशल पूर्वक संपन्न होगा। साथ ही सारे व्यक्तियों में ऊंच नीच के भावना का त्याग और भाईचारा में वृद्धि होगी और हम एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये कथन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। आइए अब इस पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर हम चलते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में प्रथम हमारा प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? ध्यान दीजिएगा, आपको संक्षेपण बड़े बेहतर ढंग से हम बताए हैं और उस संक्षेपण के आधार पर मुझे लगता है कि आप अधिकांश प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो आइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो निश्चित रूप से आप 4 ऑप्शन देखकर आप बता सकते हैं। अमरकांत, महात्मा गांधी, मैक्स मुलर, भीमराव। तो एक एक करके मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रथम ऑप्शन है अमरकांत। अमरकांत आपके पाठ बहादुर के लेखक हैं। किसके?
बहादुर एक पाठ है जिसके लेखक अमरकांत है। महात्मा गांधी, इसी बुक में, किताब में एक पाठ है शिक्षा और संस्कृति। कौन? शिक्षा और संस्कृति। उस पाठ के लेखक हैं महात्मा गांधी। और मैक्स मुलर, भारत से हम क्या सीखें। किस पाठ के लेखक हैं? भारत से हम क्या सीखें। इस पाठ के लेखक है मैक्स मुलर। और भीमराव अंबेडकर जो हैं, इनके द्वारा लिखित है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन? ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर? आइए प्रश्न नंबर 2 पर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में, 14 अप्रैल 1891 उत्तर प्रदेश में, 20 अगस्त 1905 गुजरात में, या 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में। तो ध्यान देंगे, इसमें अधिकांश लोग सन तो नहीं लेकिन उस जगह को जानते होंगे जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। कहाँ? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है महू। कौन? महू। उसी महू में 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था। इसलिए सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्लियर? प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निम्न में किसका अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसका अंश है? तो याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा है लिखित एक भाषण था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कौन? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसी का एक अंश यह पाठ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बहुत भी प्रश्न है, इसको दिमाग में हमेशा रखेंगे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ? इनका निधन याद रखिएगा 1956 ईस्वी में। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ। यदि पूछिएगा कि इनके निधन का कारण, तो ये क्लियर नहीं होता है कि किस कारण से इनकी मृत्यु हुई। ऐसे कहा जाता है कि उनको डायबिटीज़ की बीमारी थी और उसी डायबिटीज़ की बीमारी के कारण इनकी मौत हुई थी 1956 में। 5वां प्रश्न हमारा है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? सारांश में हम बता चुके हैं कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, यह जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं। तो विडंबना हमारा ठीक सामने नजर आ रहा है। बार बार लेखक इस पर चर्चा कर रहे हैं कि जातिवाद के पोषकों की कमी आज के समाज में भी नहीं है। अधिकांश लोग मौजूद हैं हमारे समाज में जो जात पात को आज भी मानते हैं, जात पात की भावना अपने मन में पाले हुए हैं। यही विडंबना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पर देखिए कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा हो, 4 ऑप्शन देखेंगे, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भाईचारे का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो एक समाज में व्यक्ति का धनी होना कोई आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक नहीं कि सारे लोग पढ़े लिखे ही हो या सारे लोग स्वस्थ ही हों, लेकिन हाँ, जिस समाज में स्वतंत्रता,
स्वतंत्रता का समझते हैं ना, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने आधार पर जीने की अनुमति हो, छूट हो, वो स्वतंत्रता है। समता, जिसमें सारे व्यक्तियों को एक समान नज़र से देखा जाए, किसी को ऊंच नीच भावना से न देखा जाए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाई के समान समझा जाए। यदि एक ऐसा समाज बन रहा है तो उसी को हम एक आदर्श समाज का संज्ञा दे सकते हैं, अर्थात वह समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भाईचारा का भाव हो। तो कैसा समाज है? आदर्श समाज है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। 7वां प्रश्न हमारा है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे मानते हैं? क्या शिक्षा को, या जनसंख्या को, जाति प्रथा को, या इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, लेखक के नज़र में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जाति प्रथा। क्यों? कि पहले हम आपको बता चुके हैं कि जाति के आधार पर काम बांटने से अधिकांश लोग उस कार्य को मजबूरी से करते हैं, जिससे काम वो टालू हो जाता है, और टालू काम करने वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो बेरोजगारों की भांति बस अपने भोजन तक जुगाड़ कर सकते हैं, अपने पेट को पाल सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए सही आंसर हो जाएगा हमारा जाति प्रथा। जाति प्रथा जिस दिन समाज से हटेगी, बेरोजगारी, भाईचारा, संपन्नता, सब चीज आगे बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पर देखिएगा, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? चारों ऑप्शन पर ध्यान देंगे। ऑप्शन ए कर है दूध और चीनी के मिश्रण की तरह, या दूध और पानी के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह, या इनमें से कोई नहीं। ये कौन भाईचारा को दर्शाता है? कौन भाईचारा का वास्तविक रूप है? तो भाईचारा का वास्तविक रूप है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। वो कैसे? ध्यान देंगे कि जिस प्रकार दूध और पानी एक साथ जब मिल जाते हैं तो उन्हें अलग पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितना इसमें दूध है और कितना पानी है। क्या पहचान सकते हैं कोई? बहुत मुश्किल होता है पहचानना। ठीक उसी प्रकार भाईचारा एक ऐसा व्यक्तित्व है, भाईचारा एक ऐसी भावना है जिसे आप तोड़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर? प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? वहीं सभ्य समाज जो जातिवाद के पोषक हैं, वो कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानते हैं? क्लियर हो गया? ऑप्शन देखते हैं, देखिएगा। जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणु बम, या दूध पानी। तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक वो श्रम विभाजन को। उनका कथन है कि काम को बांट दीजिए, जितने निम्न वर्ग वाले लोग हैं उनको निम्न काम दीजिए, उच्च वर्ग के लोग हैं तो उनको उच्च काम दीजिए। ऑप्शन बी ही सही है। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? क्या वो इटली गए थे, या अमेरिका, फिर दक्षिण अफ्रीका, या फिर चीन? तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर, ध्यान रखिएगा इस बात को, कि बड़ौदा के नरेश थे, उनसे प्रेरित होकर बहुत प्रेरणा दिए, इनको प्रोत्साहित किए, और उन्हीं के प्रोत्साहन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क, जो कि कहाँ है? अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। कौन जगह? तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क चले गए, और न्यूयॉर्क के बाद वहाँ ठहरे, ज़्यादा दिन नहीं, वहाँ से अपना पढ़ाई पूरा किए, और पूरी करने के बाद पुनः वो लंदन, इंग्लैंड चले गए। चूँकि अमेरिका पहले गए थे, इसलिए हमारा आंसर बी होगा।
आइए प्रश्न नंबर 10 तो हो गया, 11 की ओर बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? क्या बुद्ध उनका प्रेरक व्यक्ति थे? यस, बुद्ध से भी उनको प्रेरणा मिली थी। क्या कबीर थे? हाँ, कबीर भी उनके रचनात्मक और चिंतन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ज्योतिबा फुले, यस ये भी हैं। अर्थात 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। इनमें सभी बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये तीनों अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक कार्य के लिए प्रेरक व्यक्ति, इन तीनों से उन्हें प्रेरणा मिली थी। प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न कराया, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? क्या वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, दलित या कोई नहीं? जी हाँ, वो एक दलित थे। दलित का अर्थ हुआ कि निम्न वर्ग, ये निम्न वर्गीय परिवार में पैदा लिए थे, तभी तो निम्न वर्गों की स्थिति को उन्होंने बड़े करीब से देखा और ये कसम खा लिए कि मैं इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के विरुद्ध मैं लड़ूंगा और इन्हें न्याय दिलाकर ही रहूंगा। क्लियर? तो एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न हमारा है, अंबेडकर के माता का नाम क्या था? बहुत वीवीआई प्रश्न है ये भी, ध्यान रखिएगा इसको। अंबेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमाबाई? तो याद रखेंगे, अंबेडकर की माता श्री भीमाबाई थी। कौन थी? भीमाबाई। और माता जब भीमाबाई थी तो पिताजी कौन थे? क्या आप कोई बता सकते हैं? तो उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। किनके पिता का नाम? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। याद रखिएगा इसको। आइए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पर। 15 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या कोई नहीं? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी। उन्होंने बहिष्कृत भारत का संपादन किया था, जिसमें निम्न वर्गों पर, छोटी जातियों पर हो रहे अत्याचारों का पूर्ण रूप से उल्लेख किया है। आइए प्रश्न नंबर 16 पर देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ये तो क्लियरली लगभग आप में से सब कोई जानते होंगे कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऐसे प्रश्न है कि संविधान, भारतीय संविधान का जनक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है। 17 प्रश्न है, पारंगत होना एक मुहावरा है इसी पाठ से। पारंगत होना, इसका अर्थ क्या हुआ? पारंगत होना का अर्थ हुआ निपुण होना। निपुण अर्थात किसी कार्य में आप लगे हुए हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और पूर्ण रूप से जिस दिन सीख गए आप निपुण हो गए, अर्थात उस काम में आप पारंगत हासिल कर लिए। ठीक है, आइए 18 नंबर प्रश्न है, फिर एक और मुहावरा है कि चारा न रहना। चारा न रहना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? चारा घास को भी कहा जाता है। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं कि चारा और घास देखकर सही मार देंगे, जो कि हमारा जवाब गलत होगा। चारा न रहना, उपाय न रहना।
हाँ, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपाय न रहना। एक शब्द में इसका इस्तेमाल करते हैं कि मेरे पास अब पढ़ाई करने का अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रह गया है, समाज से मेरा बहिष्कार किया जा रहा है। अर्थात क्या बिना शिक्षा के आप समाज से लड़ सकते हैं? जी नहीं। आपको समाज से लड़ना है, समाज की कुरीतियों को दूर करना है, तो बस आपके पास एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। अब शिक्षा पाने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। क्लियर? आइए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रतियोगिता। प्रतियोगिता किस उपसर्ग से बना है? तो प्रतियोगिता में ध्यान रखिएगा, प्र उपसर्ग। कौन उपसर्ग? प्र, जो कि गलत है। प्रति उपसर्ग, पर उपसर्ग, क्या? कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, प्रति जोड़ योगिता, यदि इसको तोड़िएगा तो प्रतियोगिता कैसे? प्रति जोड़ योगिता, किस उपसर्ग? प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग खोजिए कहाँ है उसमें। 19 नंबर का आंसर हमारा बी हो जाएगा, प्रति उपसर्ग से बना है प्रतियोगिता। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न हमारा है कि जातिवाद का विशेषण क्या होगा? विशेषण का अर्थ समझते हैं ना आप लोग, जो किसी शब्द के विशेषता को बताता है। अर्थात यहाँ शब्द आया है जातिवाद, तो जातिवाद का विशेषता क्या होगा? क्या जातिगत होगा, या जाति, या फिर जातिवादी, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, जातिवाद का विशेषण जातिवादी होता है। क्या होता है? जातिवादी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 20 प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कई सालों के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को मैंने बड़े ही करीब से अवलोकन किया है, और तब जाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इन 20 प्रश्नों के अलावा परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा इस पार्ट से। इस पार्ट से यदि कोई प्रश्न पूछेगा आपके ऑब्जेक्टिव में, तो इन्हीं 20 प्रश्नों में से कोई रहेगा। और प्रथम में मैंने जो सारांश बताया था उससे संबंधित यदि ध्यान से सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो पुनः जाकर सुनिएगा, और सुनकर अपने किताब को उठाकर देखिएगा कि कितना प्रश्न आप हल कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि सारे प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा। चलिए, तो पुनः हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए